Everyone, I am Diksha and I welcome you all to this video lecture। तो आज की वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने कल दो स्पेशल चीज़ें पढ़ी थी, एक थी लाइट रिएक्शन, एक थी डार्क रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है इन्हीं दोनों रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा कि इसका सिस्टम कैसा है, लाइट रिएक्शन में क्या सिस्टम है और डार्क रिएक्शन में क्या सिस्टम है। कल हमने क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो देखा था, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है ये भी पता किया था और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है ये भी पता किया था। एज द नेम सजेस्ट, डार्क रिएक्शन में लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट लाइट रिएक्शन के लिए कोई लाइट सोर्स होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सनलाइट हमारा लाइट सोर्स है। प्लांट्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज़ करके जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड का जनरेशन खुद करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हमने पढ़ा था, तो ये अपना खुद से जो फूड का जनरेशन करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो ग्लूकोज है, तो हम मान के चलते हैं कि वो ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये फोटोसिंथेसिस का कहलाता है। तो क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना ये जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये सारे के सारे इतने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इनके बिना ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये सारे के सारे रॉ मटेरियल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कल पढ़ा था, तो आज एक और स्ट्रक्चर्स के साथ उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, कैसी होती है और कहाँ होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर से पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं वो कंप्लीट करेंगे और डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो केल्विन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व करा था, इन्वेंट करा था और ये साइकिल को हमने केल्विन साइकिल का नाम दिया है। तो ये एक साइकिल होती है जो कि डार्क रिएक्शन है। इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट से वो इंडिपेंडेंट है इस वजह से। तो देखते हैं आगे। तो शुरुआत ही करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से। ये हमने कल ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। मींस इसमें सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ही हाईलाइट किया गया है। जैसे इसमें हमने लिपिड भी हाईलाइट करा था, राइबोसोम भी हाईलाइटेड था, इसमें सारा कुछ दिया हुआ था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं, बट ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेंटर होता है, वहीं पे ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कंप्लीट होती है, वो टारगेट साइट होता है हमारा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा ये जो ग्रीन बंडल्स हैं जैसे हम कहते हैं ग्राना, ये कॉइन्स के जैसे होते हैं। जब एक के ऊपर एक कॉइन्स रख देंगे तो जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वैसे ही, अगर मान लो ये ग्रीन कॉइन्स है और ये कॉइन्स एक के ऊपर एक हमने ऐसे रख दिए तब हम उसे कहेंगे ग्रानम। और एक सिंगल कॉइन को, अगर हम एक सिंगल कॉइन की बात करें तो उसे कहते हैं थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और थैलाकॉइड के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। देखेंगे कि थैलाकॉइड में क्या होता है। इसके अलावा ये जो मीडियम है ये मीडियम कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। और थैलाकॉइड ग्रैनम में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो थैलाकॉइड में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट सिस्टम, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। तो आगे देखेंगे स्ट्रोमा और थैलाकॉइड में कैसे किन प्रोसेस के थ्रू ये रिएक्शंस होती है। इसके अलावा जो एक ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को ऐसे जॉइंट करता है उसको हमने पढ़ा था लैमेला, स्ट्रोमा लैमेली हमने बताया था। ये जो स्ट्रक्चर है जो एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जॉइंट कर रहा है, तो ये लैमेला कहते हैं इसको और इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज कर लिया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्ट्रोमा, थैलाकॉइड और ग्रैनम याद रखना है, क्योंकि थैलाकॉइड भी हम बार बार यूज़ करेंगे, स्ट्रोमा भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वहाँ पे हो रही हैं। वो टारगेट साइट है, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रही है वे रिएक्शंस। तो थैलाकॉइड क्या होती है? एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है, कॉइन्स, जो ग्रीन कॉइन है, सिंगल स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं थैलाकॉइड। और जब उनको हम बंडल्स के तौर पे रख देंगे या बंडल्स में बना देंगे तो ये पूरा बंडल कहलाएगा ग्रैनम। और वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। तो पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन। इसके बाद ये क्या स्टेटमेंट लिखा है? द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यूजेस लाइट एनर्जी टू मेक टू मॉलिक्यूल्स। कौन से टू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? आगे पढ़ेंगे। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो लाइट एनर्जी से क्या बनाता है? दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है, नीडेड टू फॉर्म इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जो क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं? विच इज यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेज क्या है? फोटोसिंथेसिस। दो स्टेजेस है, समझ जाओ। जैसे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हमने बोला ना, तो ये दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन पहले होगी, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगी। तो डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट सोर्स की कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो लाइट रिएक्शन में कुछ दो हम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जो कि बाद में यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कोई दो पार्ट की मूवीज होती है ना, तो आधी मूवी फर्स्ट पार्ट में दिखा देते हैं और आधी मूवी नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं। वो दोनों मूवी जब तक आप कंप्लीट नहीं देख लेते हो तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, पूरी स्टोरी का पता नहीं चलता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। लाइट रिएक्शन समझ जाओ मूवी का फर्स्ट पार्ट है और डार्क रिएक्शन है मूवी का सेकेंड पार्ट। तो जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं पता रहेगा तो सेकेंड पार्ट अगर आप पढ़ोगे या देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट पार्ट देख लोगे, सेकेंड पार्ट देखोगे नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो ये दोनों ही जो स्टेप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। दो स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है? द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रैप्स द लाइट एनर्जी एंड मेक टू इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल विच इज फर्दर यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एटीपी एंड NADPH। तो एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि स्टोरेज मॉलिक्यूल है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब हमें किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बॉडी में कोई भी रिएक्शन होने के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी जाके वहाँ पे एनर्जी देती है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप कहीं पे देख रहे हो एडीपी लिखा हुआ है तो वो एग्जॉस्टेड है, समझ जाना। उसने अपनी एनर्जी दे दी है। एटीपी मीन्स उसके पास अभी बहुत एनर्जी है और वो अपनी एनर्जी कहीं पे लगा सकते हैं। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म है एटीपी और NADPH, ये बार बार यूज होने वाला है। तो एटीपी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। और NADPH क्या है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये रिडक्शन के लिए, जब NADPH यूज होता है तो रिडक्शन की प्रोसेस होती है, आप ये मान के चलो। इट टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड। हमने पढ़ा ना, जो ग्रीन कॉइन था उसे थैलाकॉइड कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है, थैलाकॉइड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। आगे और देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूशन उसका होता है। अब बात करेंगे फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम क्या है? इट इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड पिगमेंट। क्या है? प्रोटीन और पिगमेंट है। प्रोटीन और पिगमेंट का कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। विच अब्जॉर्ब्स लाइट। फोटो सिस्टम क्या है? कुछ प्रोटीन्स और पिगमेंट्स है जो कि लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारा सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कि सन की एनर्जी को ट्रैप करके ये फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये जो कौन ट्रैप करेगा इस एनर्जी को? जो सन से आ रही है हमारी एनर्जी, उसको ट्रैप करने के लिए भी कोई पर्सन चाहिए ना, कुछ तो एलिमेंट चाहिए जो उस एनर्जी को ट्रैप कर सके। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम फोटो सिस्टम के नाम से कहते हैं। तो ये पिगमेंट और प्रोटीन्स होते हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं एंड दे प्ले की रोल इन लाइट रिएक्शन। अब जब तक लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे तब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी। तो की रोल तो प्ले करेंगे ही करेंगे। जब तक ये लाइट को ट्रैप नहीं करेंगे लाइट एनर्जी आगे बढ़ेगी नहीं। और लाइट एनर्जी कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। जो हमारा लाइट है वो फोटोन फॉर्म में ये अब्जॉर्ब करते हैं और आगे की रिएक्शन, फिर जो रिएक्शन है वो चल पड़ती है। तो फोटो सिस्टम क्या है? पता चल गया। प्रोटीन्स और पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि
लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम आर देयर। फर्स्ट इज फोटो सिस्टम 1 एंड सेकंड इज फोटो सिस्टम 2, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PS1 या PS2 कहते हैं। खेलने वाला PS नहीं है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फोटो सिस्टम है। बेसिकली ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं, अलग अलग नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप करते हैं। अब जो लाइट है विजिबल रीजन की वो डिफरेंट नैनोमीटर में ट्रैवल करती हैं, तो जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उन सारी लाइट्स को ट्रैप करते हैं ताकि वो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 याद रखना है। ये दोनों फोटो सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोथ फोटो सिस्टम कंटेन्स मेनी पिगमेंट्स। कोई एक पिगमेंट कंटेन नहीं करते, दे हैव मेनी पिगमेंट्स टू हेल्प कलेक्ट द लाइट। और ये सारे के सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को कलेक्ट करने का काम करते हैं एक साथ। डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको डिफरेंटली कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो PS1 क्या है, PS1 को P700 भी कहते हैं और PS2 को P680 भी कहते हैं। अब 700 और 680 क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंज्यूम्स 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो P700 फैक्टर है वो 700 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको ट्रैप करने के लिए बनी होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को चॉकलेट और आइसक्रीम में चॉकलेट ज़्यादा पसंद होती है और किसी को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होती है, तो वैसे ही जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, ये जो हमारा फोटो सिस्टम है उसको 700 नैनोमीटर की लाइट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो उसको ही ट्रैप करती है। जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट है उसको ये फोटो सिस्टम ट्रैप करता है। सेम वैसे ही जो PS2 है उसको 680 नैनोमीटर की लाइट पसंद है, तो ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो PS1 है फोटो सिस्टम 1 वो P700 मीन्स 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है और PS जो 2 है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने बोला कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स क्या हैं। तो कुछ पिगमेंट्स यहाँ पे मैंने दिए और उसके कलर बताए हैं। क्लोरोफिल A सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो कि ब्लू से ग्रीन कलर के बीच में होता है। क्लोरोफिल B येलो से ग्रीन कलर के बीच का होता है। ज़ेंथोफिल येलो कलर का होता है एंड कैरोटेनाइड्स येलो टू ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करते हैं अपने रिएक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, इससे समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रोसेस होता क्या है। तो ये हमारा सोर्स है, लाइट है। तो जब लाइट पड़ती है लीव्स पे और जो हमारी मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थैलाकॉइड। ग्रैनम का जो एक यूनिट है, जो सिंगल यूनिट है, उसे कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि लाइट को ट्रैप करते हैं। कितने स्टेजेस हैं आप देख रहे हैं ना, कितना ब्यूटीफुल भी है ये। तो जब लाइट को ट्रैप करते हैं वो पिगमेंट्स, तो देखो यहाँ पे फोटो सिस्टम A है, यहाँ पे फोटो सिस्टम B है, ये थैलाकॉइड है। ठीक है, ग्रीन कॉइन आपको देखते ही समझ जाना है कि ये थैलाकॉइड है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है जो कि ग्रैनम का एक पार्ट है। ठीक है, लाइट यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई। अब लाइट जैसे ही लाइट अब्जॉर्ब होगी तो ये जो हमारा वाटर है H2O वो O2 और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही लाइट अब्जॉर्ब होती है, जैसे ही लाइट फोटोन एनर्जी में अब्जॉर्ब होगी तो जो वाटर है वो ऑक्सीजन और H+ में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो यहाँ पे NADP+ और ADP यहाँ पे ऐड हो रहा है, वह यहाँ एंटर कर रहा है, तो ये जो H+ है उसको यूज़ करके ये ATP बन जाएगा और NADPH बन जाएगा, जो कि हम डार्क रिएक्शन में उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें यही होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है और उससे क्या बनाना है, ATP बनाना है और NADPH बनाना है। तो कैसे बनाना है, जब लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो जो हमारा वाटर है वो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H+ में। तो O2 तो हमारा बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, तो वो रिलीज हो जाएगा। ये जो हमारा H+ है वो कंबाइन होगा NADP+ और ADP के साथ और बनाएगा ATP और NADPH, जो कि फर्दर नेक्स्ट केल्विन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो जो लाइट रिएक्शन है ये उसका मैकेनिज्म है। ठीक है,
वापस से हम आके देखेंगे इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जो केल्विन साइकिल है वो मैंने कुछ आगे की स्लाइड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो ये ओवरव्यू है केल्विन साइकिल का, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में एटीपी और NADPH लगेगा। लाइट रिएक्शन में हमारा मेन काम है कि हमें एटीपी बनाना है और NADPH बनाना है। उसके बाद ये रिलीज होके कहाँ चले जाएंगे, स्ट्रोमा में। जो बाहर का मेम्ब्रेन है ना, जो खुली एरिया में जो मेम्ब्रेन था लाइट ग्रीन कलर का हमने डायग्राम में देखा है, तो जो डार्क रिएक्शन है वो वहाँ पे होगी। तो जो एटीपी और NADPH है वहाँ जाके रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। जो दो स्टेप्स थे, तो पहला स्टेप क्या था, हमें एटीपी और NADPH बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास सोर्स है, वाटर है, उसको हम तोड़ेंगे जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो जाके NADP+ और ADP पे ऐड होके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा डाइफॉस्फेट से, और NADP+ जो है वहाँ जाके एक हाइड्रोजन हमारा ऐड होगा और NADPH वहाँ पे बनेगा। और जो हमने बना लिया, फर्स्ट स्टेप में हमारा एम यही है कि एटीपी बनाना है और NADPH बनाना है। फिर ये जाके फर्दर केल्विन साइकिल में जाएंगे और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और हमारा अल्टीमेट गोल है कार्बोहाइड्रेट बनाने का, ग्लूकोज बनाने का, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर भी हम कहते हैं। तब ये जाके पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी तक जितना भी मैंने समझाया समझ आ गया होगा। तो अब ये स्टेप्स हैं, कुछ रिटन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एटीपी और NADPH बनाने के। तो स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन PS2। अब हम बात कर रहे थे PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जो मेजरली कलेक्शन है पिगमेंट्स का, जो कि एनर्जी ट्रैप करते हैं और वाटर को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये एनर्जी ट्रैप कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन PS2 हम पहले पढ़ रहे हैं, 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट है वो ये अब्जॉर्ब करती है। तो क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, व्हेन द लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय वन और मेनी पिगमेंट इन द PS2। तो ये क्या बोल रहा है, जब लाइट है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी PS2 के कुछ पिगमेंट्स या सारे पिगमेंट्स में, तो एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट। तो कोई एक पिगमेंट तो है नहीं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारे पिगमेंट्स हैं। तो जब एनर्जी इसने अब्जॉर्ब करी तो ये पास करेंगे एक एनर्जी, जो एक पिगमेंट है उससे नेक्स्ट पिगमेंट को एनर्जी पास करेंगे, नेक्स्ट पिगमेंट से थर्ड पिगमेंट को एनर्जी पास करेंगे। तो ऐसे पिगमेंट्स एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टिल इट रीचेस टू रिएक्शन सेंटर। तो भाई इनका भी कोई बॉस है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं, जो ये सारे, इन सारों का एक बॉस है जो कि रिएक्शन सेंटर है। तो ये धीरे धीरे करके जो अपना एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे जब तक रिएक्शन साइट पे वो सारी की सारी एनर्जी ना पहुंच जाए। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है, उससे समझ में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो PS2 के पिगमेंट्स हैं वो अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तब तक जब तक कि जो रिएक्शन सेंटर है हमारा, वहाँ तक एनर्जी, वहाँ तक जो लाइट सोर्स है वहाँ तक वो पहुँच ना जाए, तब तक ये जो पिगमेंट्स है एक दूसरे को एनर्जी पास करते रहते हैं। देखो इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर का जूम किया हुआ डायग्राम है। तो ये है, समझ जाओ, ये जो ग्रीन ग्रीन गोले दिख रहे हैं ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये पिगमेंट्स क्या करेंगे, एनर्जी ले रहे हैं। अब ये पास कर रहे हैं एनर्जी एक दूसरे को, तब तक पास करेंगे जब तक रिएक्शन सेंटर पे ना पहुंच जाए। ये हमारा रिएक्शन सेंटर है। जब ये रिएक्शन सेंटर में पहुंच जाएंगे तब जाके आगे का काम होगा। तो ये जब एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ये एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं ताकि रिएक्शन सेंटर तक वो एनर्जी पहुंच सके। अब रिएक्शन सेंटर में एनर्जी पहुंच के क्या करेगी, द एनर्जी बूस्ट इलेक्ट्रॉन टू द हायर लेवल। जब आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल पे जंप करते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम है, दिस एनर्जी बूस्ट इलेक्ट्रॉन टू द हायर लेवल। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल पे चला जाएगा और वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए एक एक्सेप्टर होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा। The energy accepted by a molecule and replace the electron from water and the split of H2 and O2 releases।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होके हायर लेवल पे चला जाएगा और उसको हमारा जो एक्सेप्टेंस वाला जो एक्सेप्टेंस करने के लिए बैठा हुआ है मॉलिक्यूल, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा। किस में स्प्लिट हो जाएगा? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। यही तो चाहिए था ना हमें। तो हमारा जो पार्ट 1 था वो तो हमने देख लिया कि कैसे NADPH और ATP बन रहा है। तो आगे एक और डायग्राम है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जो पिगमेंट्स हैं एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं। ठीक है, इसने एनर्जी यहाँ पास करी, ऐसे पास करते हैं, तब तक पास करते हैं जब तक जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहाँ तक एनर्जी नहीं पहुँच जाती। उसके बाद ये एनर्जी एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन्स को और तब जाके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर ATP सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, एक बार जो स्टेटमेंट्स है वो भी पढ़ लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है। जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है उनको ये सारा कुछ नया लग रहा होगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दो बार एटलीस्ट ये वीडियो देखें और खुद से भी रीडिंग लगाएं ताकि उनको ये चीज़ें समझ आए। बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार जब आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, पूरा सिस्टम एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ATP सिंथेसिस कैसा होता है, अब हमने वाटर ब्रेक करा, O2 तो हमारे लिए रिलीज हो गया, O2 बाहर आ गया जो हम सारे के सारे कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन। बचा क्या? H+। दैट H+ इज टेकन and ADP is converted to ATP। ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसके बाद जब हम इसमें H+ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो ATP बनाना तो हमारा अल्टीमेट मकसद था ना ये वाले स्टेप में कि ATP और NADPH बनाना है। तो जो H+ बचा, वाटर जब स्प्लिट हुआ तब, तो ADP उस H+ को लेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमोऑस्मोसिस। तो ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ADP से ATP में कन्वर्जन जो होता है उसे कहते हैं केमोऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम PS2 में कैसे लाइट अब्जॉर्ब हुआ ये तो देख लिए। PS1 में भी सिमिलर मैनर में ही लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। और कितने लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है उसका अब्जॉर्प्शन होता है PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में। द इलेक्ट्रॉन अराइव्स एट PS1। जब इलेक्ट्रॉन PS1 में आता है, इट अराइव्स एट फोटो सिस्टम 1 एंड जॉइंस द P700 स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल। अब जो P700 है उसमें एक स्पेशल फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल है, मतलब जो कि जो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा था ना लास्ट में, ये जो रिएक्शन सेंटर था ये लाइट ग्रीन दिख रहे हैं सारे के सारे। उसके आसपास के जो पिगमेंट्स हैं, जो ये हमारा रिएक्शन सेंटर है वो डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये हमारा स्पेशल क्लोरोफिल है। ठीक है, जो P700 है उसका स्पेशल क्लोरोफिल है, ये समझ लो। एंड इन रिएक्शन सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर है उसमें स्पेशल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट एंड पासेस इनवर्ड द रिएक्शन सेंटर। ठीक है, इनवर्डली रिएक्शन सेंटर तक आ रही है एनर्जी, है ना। ये सारे के सारे पिगमेंट लाइट अब्सॉर्ब करेंगे और पास करेंगे रिएक्शन सेंटर तक। द इलेक्ट्रॉन को मैंने E* यहाँ पे लगाया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म में E*। द इलेक्ट्रॉन P700 बूस्ट इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी एंड द एनर्जी गोज टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक जाती है और एक्सेप्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर होता है, वाटर स्प्लिट होता है और जो उसका H+ है वो NADP+ में जाके ऐड हो जाता है। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल डाउन टू द शॉर्ट सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन एंड इलेक्ट्रॉन पासिस NADP+ टू मेक NADPH। तो यहाँ पे भी जो NADP+ है उसको भी एक H की ज़रूरत है, तो ये H आके जब जो स्प्लिटिंग हुई उससे H+ यहाँ आके ऐड होगा तो NADPH बन जाएगा। तो ये हमारा जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया। ATP भी बना लिया, NADPH भी बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट जो कि इन्वॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड पे हम वर्क करेंगे और फिर बनाएंगे क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे जो कि है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये होगा
केल्विन साइकिल में। अच्छा, तो कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स और भी हैं। द स्टेप कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। यस, दिस स्टेप, जो ये स्टेप है वो क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH। ATP and NADPH form light reactions are used to make sugar नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो हमने बनाया है वो कहाँ यूज़ होगा, नेक्स्ट स्टेज में यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टेज फोटोसिंथेसिस के यूज़ होगा जहाँ पे हम शुगर बनाएंगे। दिस इज़ केल्विन साइकिल, और ये क्या कहलाती है, केल्विन साइकिल। तो अब केल्विन साइकिल पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारा पार्ट 1 थी मूवी की वो तो कंप्लीट कर ली, ATP बन गया, NADPH भी बन गया। अब क्या करना है, उनको यूज़ करके क्या बनाना है, फूड बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर। अब जो मन करे आप वो कह सकते हैं, बट ये सारी की सारी चीज़ें एक ही है, ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं शुगर के जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आते हैं। जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं शुगर का वो ग्लूकोज होता है, इसलिए हम ग्लूकोज भी यूज़ करते हैं, मतलब ग्लूकोज वर्ड यूज़ करते हैं इसमें, C6H12O6। तो अब बात करेंगे डार्क रिएक्शन की या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि लाइट की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, स्ट्रोमा याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। इट इज़ अ बायोसिंथेटिक फेज ऑफ रिएक्शन, नीड एनर्जी एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बोल रहा है, ये बायोसिंथेटिक फेज है, बायोसिंथेटिक फेज है रिएक्शन का, और इसे क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है एनर्जी, इसे चाहिए एनर्जी और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास दोनों है, हमने बना लिया है भाई। तो ATP है वो है एनर्जी, NADPH है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है इंग्रेडिएंट्स का वो कंप्लीट हो गया है। बस हमें ये साइकिल कंप्लीट करके फटाफट से कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है। ठीक है, साइकिल ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केल्विन साइकिल। जो ये रिएक्शन है उसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फर्स्ट एंड देन रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या बोल रहा है, पहले जो CO2 है वो फिक्स होगा, उसके बाद जाके कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले कार्बन फिक्सेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही सोर्स है कार्बोहाइड्रेट बनने का, है ना। जो मैंने पहले की वीडियो में भी कहा था, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, वो वाटर से आता है। आई थिंक मैंने ये कहीं क्वेश्चन देखा भी है कि क्वेश्चन में ये था, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के कौन से रॉ मटेरियल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या कौन से मटेरियल से। तो आपको ये लगाना है वहाँ पे कि वाटर से आता है, वाटर से हमको मिलता है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करते हैं ये जो प्लांट्स है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो क्या होता है, पहले कार्बन का फिक्सेशन होगा, उसके बाद कार्बन का रिडक्शन होगा, जिससे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स में बनेंगे, लाइक ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट शुगर है। तो हम ग्लूकोज की बात करेंगे यहाँ पे। पहले कार्बन का फिक्सेशन होगा, फिर कार्बन रिडक्शन होगा, एंड देन वो बनेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। अब हम केल्विन साइकिल को मेजरली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके थ्रू, इनको ही पार करके केल्विन साइकिल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है या ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, उनका फूड बनाता है। तो वो कौन कौन से स्टेप है, पहला स्टेप है कार्बोजाइलेशन, सेकंड है रिडक्शन, एंड थर्ड है रीजेनरेशन। तो ये स्टेप्स क्या है, आगे नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे कि कैसे। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से होगा, ये शुरू होगा राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट से। 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, उसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, और 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन। 5 × 3 15 है ना, तो 15 कार्बन का ये मॉलिक्यूल हुआ। तो शुरुआत रिएक्शन की यहाँ से होगी, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी लग रही है तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, पर फिर भी जैसे मैं बोल रही हूँ उससे रिलेट करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो जो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है उस पर कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल, 3CO2, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मॉलिक्यूल इन ईच साइकिल। तो
तो एक मॉलिक्यूल कार्बन का एक पूरे साइकिल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल फिक्स होगा। तो 3 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 साइकिल की ज़रूरत है, 6 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 6 साइकिल की ज़रूरत है। तो एक साइकिल में सिर्फ एक मॉलिक्यूल फिक्स होगा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। शुरू कहाँ से हुई थी ये रिएक्शन? राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से, जिसकी 3 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का है, तो 15 कार्बन हुए टोटल। तो यहाँ पे कार्बन मैं इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कब कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और टोटल कार्बन की स्ट्रेंथ क्या है। इसको कंप्लीट करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? रुबिस्कस, जो रुबिस्कस एंजाइम है वो यूज़ होता है और क्या बनाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है इसके थ्रू, जो कि 6 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का है ये, तो 18 टोटल 18 कार्बन हुए। 3 × 6 18 है ना, तो 18 कार्बन ऑल टोटल होंगे। 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, 6 मॉलिक्यूल हमें मिलता है, किसका मिलता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट का 6 मॉलिक्यूल मिलता है। टोटल 3 कार्बन है, तो 18 कार्बन हुए ऑल टोटल। इसके बाद शुरू होगा नेक्स्ट रिडक्शन का, तो ये किस में रिड्यूस होता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें 6 ATP की एनर्जी लगती है और 6 ADP में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 6 ATP की एनर्जी लगी और 6 ADP में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, किसके प्रेजेंट में होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें क्या लगेगी? 6 ATP की एनर्जी लगेगी और 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है। अगेन कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितना हुआ? 18 कार्बन। सेम है, कोई चेंजेस नहीं है कार्बन के काउंट में। उसके बाद क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P में। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, किसकी मदद से? G3P डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होगा G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और टोटल कार्बन कितने हुए? 18 कार्बन। 18 कार्बन है टोटल। तो इसमें से जो एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P कन्वर्ट इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। तो ये क्या बनाता है? ट्रायोस फॉस्फेट। और ट्रायोस फॉस्फेट आगे कुछ साइकिल्स में अक्यूमुलेट हो के क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये साइकिल 6 बार चलेगी ना, केल्विन साइकिल जब 6 बार चलेगी, तब जाके एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो कि ग्लूकोज होता है। तो जब ये 6 मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल जो G3P की है वो ट्रायोस फॉस्फेट बना रही है और ये एक्यूमुलेट होके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा कितने मॉलिक्यूल बचे G3P के पास? जब 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाने में लग रहा है, तो बचेंगे कितने? 5 मॉलिक्यूल। तो 5 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे। G3P के 3 मॉलिक्यूल, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे। फिर कितने मॉलिक्यूल हुए? 5 मॉलिक्यूल आगे जाएंगे और 3 कार्बन है उसमें। तो कितने टोटल कार्बन हुए? 15 कार्बन हुए, जो कि रीजेनरेट करेंगे हमारे राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट को, जो कि ये पूरे रिएक्शन को फिर से दोहराए। ये रिएक्शन चलती रहती है बार बार रीजेनरेशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये रीजेनरेशन होने के बाद वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पे आएगा और कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस शुरू होगी, फिर रिडक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, फिर रीजेनरेशन होगा। तो ये सारा साइकिल यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल समझ में आया कहाँ से शुरू हुआ था? एक बार फिर से देख लेते हैं। शुरू हुआ था राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट से। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ राइबुलोज एंजाइम की मदद से। ये कार्बोक्सिलेशन शुरू हुई, 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिला, जो कि 6 मॉलिक्यूल था। 6 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन था, टोटल 18 कार्बन थे। उसके बाद इसमें ये किस में कन्वर्ट हुआ? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसकी मदद से? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मदद से, जिसमें कितनी एनर्जी लग गई? 6 ATP की एनर्जी लग गई और वो ADP में कन्वर्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये भी 6 मॉलिक्यूल थे और 3 कार्बन थे, तो टोटल 18 कार्बन। उसके बाद क्या हुआ?
रिडक्शन शुरू हुआ। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा, NADP और NADPH हमारा रिडक्शन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ जब रिडक्शन शुरू हुई तो 6 NADPH से 6 NADP बना। यहाँ पे 6 NADPH लिखा है, फिर ये जब रिडक्शन हो गया तो 6 NADP यहाँ पे हमें मिला। उसके बाद क्या बना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, किसकी मदद से, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनोज की मदद से ये हमारा G3P में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल ये भी मिले हमें। 6 मॉलिक्यूल्स में से एक जो G3P का मॉलिक्यूल था वो ट्रायोज फॉस्फेट बनाया और वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की प्रोसेस में लग गया। और जो 5 मॉलिक्यूल्स बचे वो आगे गए। 5 मॉलिक्यूल मतलब 3 कार्बन है तो 15 कार्बन हुए। G3P वापस से फिर रीजेनरेशन करेगा किसका, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का, और ये सारा सर्कल यूं ही चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा डिवाइडेशन किया हुआ है, ये डिवाइडेशन किया हुआ है। तो ये जो एरिया है, तो इधर का जो एरिया है ये सारा का सारा कार्बोक्साइलेशन का है। यहाँ पे रिडक्शन शुरू हो रही है और यहाँ पे रीजेनरेशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोसेस, तीनों जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चलता है। मैं वापस से ये जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ। तो इसमें आप देख के समझ जाइए कि ये एग्जैक्टली प्रोसेस कैसी थी। अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐप में भी ग्रुप बना है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं वो वापस से एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाए। और जिनका बायोलॉजी ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये सारा कुछ ईजी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक है। जब एक बार आपने ये समझ लिया तो इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं है, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो यहाँ पे हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। हमने ये देख लिया कि कैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करती है पिगमेंट्स और उससे फिर बनाती है ATP और NADPH, जो बाद में जाके केल्विन साइकिल में यूज़ होता है। और हमारा क्या बनता है, जो G3P है वो जाके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और जो ये साइकिल है वो 6 बार चलती है, तब जाके एक हमारा कार्बोहाइड्रेट बन पाता है। तो आई थिंक सारा कुछ क्लियर है। उसके अलावा अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आई एम हियर टू हेल्प, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।